गरीब बच्चों का जादुई खिलौने का पेड़। अरे राधिका, तुम्हारा खिलौना कितना सुंदर है। क्या तुम मुझे इससे खेलने दोगी? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरे खिलौने को तोड़ दोगी। मैं तुम्हें अपना खिलौना नहीं दिखाऊंगी। जाओ यहाँ से, चली जाओ। पिंकी, तू परेशान मत हो। हमारे माता पिता भी हमारे लिए ऐसा खिलौना लेकर आएंगे। चिंकी रोने लगती है और अपने भाई राजू से कहती है, भैया भैया, मुझे नहीं पता, मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए। अरे चिंकी, मेरी बहन, जिद मत करो। हमारे माता पिता हमारे लिए भी खिलौना लेकर आएंगे। तुम थोड़ा सा सब्र तो करो। राजू अपनी बहन चिंकी को किसी तरह से चुप करवाता है, जिसके बाद वो दोनों अपने घर के आंगन में लगे हुए एक बहुत पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और दूसरे बच्चों को खिलौनों के साथ खेलते हुए देखते हैं। देखा, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है। ऐसी गुड़िया पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारी गुड़िया प्यारी तो है, लेकिन मेरी गुड़िया के पास कितने सारे कपड़े हैं। बूम बूम बूम, मेरी गाड़ी के सामने से हट जाओ। देखो मेरी गाड़ी कितनी तेजी से आ रही है। हटो हटो हटो, नहीं तो तुम्हारी गुड़ियाओं का एक्सीडेंट हो जाएगा। बूम बूम बूम। सभी एक साथ बहुत मजे से खेल रहे होते हैं। तभी राजू कहता है, काश हमारे पास भी इतने प्यारे प्यारे खिलौने होते, लेकिन अफसोस, हमारे पास इतने सुंदर और प्यारे खिलौने हैं ही नहीं। देखो देखो भैया, कितना सुंदर खिलौना है। मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए। आप मुझे ऐसा खिलौना दिलवाओगे ना भैया? तभी उन दोनों की माँ लता उनके पास आ जाती है और कहती है, अरे बच्चों, चलो चलकर खाना खा लो। चिंकी और राजू दोनों भाई बहन अपने माता पिता के पास जाकर खाना खा लेते हैं। तभी आमोद कहता है, इतने दिन हो गए हैं, लेकिन मालिक पैसा का हिसाब ही नहीं देना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे घर में बहुत दिक्कत हो जाएगी जी। घर का राशन भी खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या करें और कब तक ऐसे झेलना पड़ेगा? लता और आमोद की सारी बातें राजू सुन लेता है, जिसके बाद वो मायूस हो जाता है और सही से खाना भी नहीं खाता। कुछ ही देर बाद लता अपने दोनों बच्चों को लेकर सो जाती है। वहीं आमोद भी सो जाता है। आधी रात के समय अचानक से राजू को बाहर से एक आवाज आती है, आओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, जरा यहां तो आ जाओ। आवाज केवल राजू को ही नहीं बल्कि चिंकी को भी आती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर के आंगन में लगे हुए पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी देखते हैं कि उस पेड़ के ऊपर कई सारे खिलौने आ जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इतने सारे खिलौने, और वो भी अपने पेड़ पर। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि एक पेड़ के ऊपर से खिलौने भी उग सकते हैं क्या? भैया भैया, मुझे वो वाली डॉल तोड़ कर दो ना। भैया, मुझे वो वाली गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। तभी पेड़ के अंदर से आवाज आती है, मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हें रोजाना यहाँ पर बैठे हुए देखता हूँ। तुम दोनों भाई बहन दूसरों के बच्चों को खिलौनों के साथ खेलते हुए देखकर बहुत खुश होते हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता बहुत गरीब हैं और तुम्हें कुछ नहीं दिला पाते। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये पेड़ कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई खिलौनों का पेड़ है। तुम इन जादुई खिलौनों से जो मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। क्या सच में हम इन जादुई खिलौनों को ले सकते हैं और हम इनसे जो मांगेंगे हमें वो मिल जाएगा? हाँ हाँ, तुमने सही सुना। तुम इन जादुई खिलौनों से जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, और तुम चाहो तो मेरे इस पेड़ से अपने लिए कोई भी खिलौना तोड़ सकते हो। जादुई पेड़ की बात सुनने के बाद राजू अपने और अपनी बहन के लिए एक एक खिलौना तोड़ लेता है, जिसके बाद अचानक से राजू और चिंकी की आंखें खुलती है और वो सुबह नींद से जागते हैं। लगता है हमें रात को कोई सपना आया था। जैसे ही राजू अपनी आंखें मसलने के बाद यहाँ से वहां देखता है, उसे अपने पास वही जादुई खिलौने मिल जाते हैं। अरे वाह, यकीन ही नहीं होता, ये तो सच में जादुई खिलौना है जो हमें जादुई पेड़ ने दिया था। क्या कहा? जादुई पेड़? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था।
राजू अपनी माँ को कुछ नहीं बताता, जिसके बाद राजू अपनी बहन चिंकी के साथ अपने खिलौनों से खेलने लगता है। जैसे ही उसके माता पिता मजदूरी करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, वो अपने जादुई खिलौने से कहता है, जादुई खिलौने, हमारे माता पिता इतने गरीब हैं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते। तुम हमें इतना अमीर बना दो कि हम फिर दोबारा कभी गरीब ना बन सके। राजू के इतना कहते ही जादुई खिलौने के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक बहुत बड़े घर में बदल जाती है और उनका घर बहुत खूबसूरत हो जाता है। उस घर के अंदर खूब सारा सोना, पैसा और हीरे रखे होते हैं। ये सब देखकर चिंकी राजू से कहती है, भैया, ये तो सच में जादुई खिलौना है। देखो जरा, इस जादुई खिलौने के चलते पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया और हमारे चारों तरफ कितना सुंदर घर है और इतना सारा सोना, पैसे, हीरे है। हाँ मेरी बहन, आज के बाद हम कभी गरीब नहीं होंगे। हमारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राजू अपनी बहन चिंकी के साथ पूरे दिन आराम से खेलता है। जैसे ही शाम ढलता है और आमोद घर वापस लौटता है, वो अपना घर देखकर हैरान रह जाता है। अरे अरे ई का, हम तो कहीं और आ गए हैं जी। लगता है जो है किसी और का घर है भाई। हमारा घर तो जो है टूटी फूटी झोपड़ी की तरह थी, ये कैसे हो गया? तभी घर के अंदर से राजू और चिंकी निकलकर बाहर आते हैं। माँ, पिताजी, ये हमारा ही घर है। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। राजू की बात मानकर लता और आमोद घर के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद राजू जादुई पेड़ के बारे में अपने माता पिता को बताता है, जिसे सुनकर लता और आमोद को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। अब मुझको तो यकीन नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है जी? अब भला कोई पेड़ जादुई कैसे हो सकता है? मुझे लगता है एक बार हमें बच्चों पर यकीन करना ही चाहिए। अगर आप दोनों को हमारे ऊपर यकीन करना है तो आज की रात आप दोनों देखना, हम आपको जादुई पेड़ के ऊपर जादुई खिलौने जरूर दिखाएंगे। ऐसा कहने के बाद लता और आमोद राजू की बातों पर यकीन करने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी आराम से खाना खाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है, सभी लोग सो जाते हैं। आधी रात के समय राजू अपने माता पिता के कमरे में आता है और उन्हें नींद से जगाते हुए कहता है, माँ, पिताजी, उठ जाइए, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। राजू अपने माता पिता को घर के आंगन में ले आता है, जहाँ वो उस पुराने विशाल पेड़ को देखते हैं, जिसे देखते ही वो हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो सच में एक जादुई पेड़ है, जिसके ऊपर जादुई खिलौने लगे हैं। ऐसा तो चमत्कार हमने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा है। ऐसा सच में तो बहुत अद्भुत पेड़ है जी। लता और आमोद भी उस जादुई पेड़ के ऊपर से जादुई खिलौने तोड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उन जादुई खिलौनों को अपने घर में ले आते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो दोनों उन जादुई खिलौनों को इकट्ठा करके बेचना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उनके सुंदर सुंदर जादुई खिलौने गांव के सभी लोग लेना शुरू कर देते हैं और उनका काम अच्छा खासा चलने लगता है, जिसके कुछ समय बाद वो अपने खिलौनों का एक बहुत बड़ा बिजनेस खोलते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जबलपुर गांव में रहने वाले गरीब दामोदर की दो बेटियां थीं। 14 साल की शुभी और 16 साल की सपना। दामोदर एक मोची था जो गांव के बाजार में बैठकर जूते चप्पल सीने का काम करता था। रोज की तरह आज भी वह जूते चप्पल सिलने के बाद कहता है, शाम ढल गई, इतनी देर हो गई, बाजार भी उठने लगा है। लगता है आज सिले हुए सैंडल को घर ही ले जाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर दामोदर सैंडल और बाकी के सामान को थैले में कसकर घर चला आता है। पिताजी, आप आ गए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अरे सपना बेटी, जरा ये सैंडल संभाल कर रख देना। सैंडल को देखकर दोनों बहनों की आंखें चमक उठती हैं और शुभी बोलती है, अरे वाह पिताजी, ये सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। क्या आप ये सैंडल मेरे लिए लाए हैं? अरे नहीं, ये सैंडल मेरे पैर के साइज का है। जरूर पिताजी, ये मेरे लिए लाए हैं। अपनी दोनों बेटियों की आंखों में बसे सैंडल पहनने के शौक को देखकर दामोदर बोलता है, अरे बेटी, ये सैंडल एक ग्राहक का है जो कि कल मुझे उसे लौटाना है। ये सुनकर दोनों बहनों के चेहरे पर छाई खुशी फीकी पड़ जाती है और शुभी कहती है, पिताजी, आप तो जानते हैं कि मुझे और दीदी को सैंडल पहनने का शौक है। अब तो हमारी चप्पल भी टूट गई है। कोई बात नहीं बिटिया, अपनी टूटी हुई चप्पल मुझे दे दे, मैं झट से उसे जोड़ दूंगा। पिताजी, आप हमारे चप्पल को कई बार सिल चुके हैं, मगर अब वह सीने लायक भी नहीं बची क्योंकि हमारे चप्पल के चिथड़े हो चुके हैं।
हमारी सभी सहेलियों के पास सैंडल है, बस एक हम दोनों बहनों को छोड़कर। बेटी, उनके पिता पेशेवर व्यापारी होंगे और मैं ठहरा गरीब मोची। दिन भर सर्दी में ठिठुर कर लोगों के चप्पल जूते सैंडल सीकर मुश्किल से 100 रुपए कमाता हूँ, जो खाने खिलाने में ही खर्च हो जाते हैं। ऐसे में मैं तुम्हें 500,000 रुपए का सैंडल कहाँ से दिलाऊं? अपने पिता की गरीबी को देखकर दोनों बहनें चुप हो जाती हैं और दामोदर हर दिन जी तोड़ मेहनत करता, बावजूद इसके वह अपनी बेटी को सैंडल नहीं दिला पाता और बहुत जल्दी वह बीमारी के चपेट में आकर गरीबी में अपनी जान गंवा बैठता है और दोनों बहनें बेसहारा अनाथ होकर भूख से छचनती हुई दर दर भटकती हैं। टिल्लू, मेरी दीदी बहुत भूखी हैं, तुम तो हमारी पक्की सहेली हो, हमें कुछ खाने को दे दो। मैंने तुम भिखारिन बहनों का ठेका नहीं लिया। अगर माँ को पता चला कि मैंने तुम अनाथ बहनों को खाना खिलाया तो मेरी शामत ही नहीं। चलो भागो यहाँ से, भिखारिन कहीं की। दोनों अनाथ बहनें भूख से बिलबिलाती हुई सभी के चौखट पर खड़ी होकर खाना मांगती हैं, मगर लोग उन्हें देखकर दरवाजा बंद कर देते हैं। खाने की खोज में चलते चलते दोनों बहनें रास्ता भटककर एक नदी के पास आ जाती हैं, जहाँ नदी के बीचों बीच एक जादुई पेड़ तने खड़ा था और उस पर कई सारे सुंदर सुंदर सैंडल चमचमा रहे थे, जिसे देखकर दोनों अनाथ बहनों का मुंह खुला रह जाता है। दीदी, हम कहाँ हैं और ये कौन सी जगह है? पता नहीं शुभी, मैंने इस नदी को पहली बार देखा है। चलो उस सैंडल के पेड़ के पास चलते हैं। मगर ये नदी तो बड़ी गहरी है और वह पेड़ बिल्कुल बीच में है, हम कैसे जाएंगे? शुभी ऐसा बोल ही रही थी कि जादुई नदी किनारे एक नाव प्रकट होती है, जिसमें बैठकर अनाथ बहनें उस सैंडल के पेड़ के पास आती हैं। आओ आओ शुभी, सपना, मैं जादुई सैंडल का पेड़ तुम्हारा स्वागत करता हूँ। क्या हुआ, अपना नाम सुनकर चौंक गई? तुम्हें सैंडल पहनने का शौक है ना? देखो, इस पेड़ पर कितने सारे सैंडल हैं। ये सब तुम तोड़कर ले जाओ। इसे बेचकर तुम दोनों बहनें अच्छी जिंदगी जी सकोगी। मगर ये सैंडल तो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। जब भी तुम्हारे सैंडल खत्म हो जाएं, तो इस जादुई नदी में बसे सैंडल के पेड़ के पास आ जाना। दोनों बहनें उस पेड़ पर लटके सभी सैंडल को तोड़कर बाजार में बेचने लगती हैं। आओ आओ बहनों, आ गया है बाजार में सुंदर सुंदर सैंडल्स का बम्पर धमाका। आओ और ले जाओ सुंदर सुंदर सैंडल सिर्फ 100 रुपए की सेल में। दोनों बहनों की बुलाहट सुनकर बाजार में खड़ी लड़कियां ललचाई हुई वहां आकर सैंडल लेने लगती हैं। नेहा, ये सभी सैंडल्स तो बहुत ही नायाब और महंगे लग रहे हैं और इनकी डिजाइन भी एकदम अनूठी है। फिर ये सैंडल्स इतने सस्ते में क्यों बेच रही है? अरे तू आम खाना गुठलियां क्यों गिन रही है? देखते ही देखते दोनों बहनों के सारे सैंडल्स बिक जाते हैं, जिसके बदले में उन्हें बड़ी कमाई होती है और वह घर चली जाती हैं। दीदी, हमारे सारे सैंडल की चमक के कारण वो तो चुटकियों में बिक गए, हमें और सैंडल चाहिए होंगे। शुभी, कल भोर हम बहनों को उस जादुई नदी पर जाना पड़ेगा ताकि हम उस पेड़ से सैंडल ला सकें। सुबह के सूरज की बेला छटते ही दोनों बहनें जादुई नदी के लिए निकल पड़ती हैं। ए जादुई नदी की नाव, जल्दी से प्रकट हो। एकाएक नदी के ठहरे हुए पानी में नाव प्रकट होती है, जिसमें बैठकर दोनों बहनें सैंडल के पेड़ के पास पहुंचती हैं। आओ सपना और शुभी, जादुई सैंडल का पेड़ फिर से तुम बहनों का स्वागत करता है। क्या हम सैंडल्स तोड़ लें? बेझिझक तोड़ लो। इसी के साथ वह पेड़ नीचे की ओर झुक जाता है और दोनों बहन झटपट से चमकते हुए सैंडल्स को डालियों से तोड़कर उन्हें बड़े से थैली में भरकर बाजार की ओर बढ़ जाती हैं, जहां सैंडल खरीदने के लिए पहले से ही लड़कियों की लंबी कतार लगी होती है। शुभी, हमें जल्दी से इन सैंडल्स को लगाना होगा। देखो, ग्राहक सैंडल खरीदने के लिए खड़े हैं। हाँ दीदी, मैं कर रही हूँ। कुछ देर बाद, आओ आओ ग्राहकों, आ गया है बाजार में सस्ते और सुंदर सैंडल का बम्पर धमाका। 100 रुपए के सस्ते सेल पर, जहां अमीर और गरीब दोनों ही सैंडल पहनने के शौक को पूरा कर सकते हैं। अरे वाह, तुम्हारे सैंडल तो बड़े ही सुंदर हैं। क्या ये तुमने खुद बनाया है? ऐसा ही समझ लो। मुझे ये ब्राइडल सैंडल चाहिए और ये वाली हाई हील्स भी। सैंडल की सुंदरता को देखकर सभी लड़कियां ललचाकर कई सारी सैंडल्स खरीदती हैं। दिन बीतते जा रहे थे, जिसके साथ उनकी सैंडल की बिक्री बढ़ती जा रही थी। दोनों बहनों का बिखरा हुआ जीवन पटरी पर आ गया था। अब उन्होंने अपने टूटे फूटे घर को तुड़वाकर बड़ा ही आलीशान घर बनवाया और एक बार फिर जादुई नदी के बीच बसे सैंडल के पेड़ के पास आ पहुंचती हैं। तभी पेड़ उन्हें देखकर झूमते हुए गाता है। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आइए आपका
इंतजार था। आओ आओ शुभी और सपना, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मगर वो क्यों? क्योंकि एक तुम ही तो दोनों बहनें इन सैंडल के बोझ से मेरी गर्दन, मतलब कि मेरे तने को टूटने से बचा लेती हो। जादुई पेड़ की बात सुनकर दोनों बहनें हंस पड़ती हैं। अरे वाह, जादुई सैंडल के पेड़, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम भी मजाक करते हो। क्या तुम्हें पता नहीं, पेड़ों में भी जीवन बसता है। अब जल्दी से ये सारे सैंडल तोड़कर मुझे हल्का कर दो। दोनों बहनें जादुई पेड़ पर टंगे रंग बिरंगे चमचमाते सैंडल को तोड़कर थैले में भर लेती हैं और बोलती हैं, शुक्रिया जादुई सैंडल, अगर तुम नहीं होते तो आज हम बहनों का जीवन छिन्न भिन्न हो गया होता, क्योंकि तुमसे मिले सैंडल को बेचकर ही हम बहनों का जीवन संवर सका है। अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या? वैसे मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ है। मगर क्या? अचानक पेड़ एक चमकीली रोशनी से भर जाता है और पेड़ अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उन्हें सैंडल्स देता है। वो सैंडल सोने का जड़ा होता है और उसकी चमक नदी के चारों ओर इठलाने लगती है। तभी पेड़ कहता है, ये लो, ये जादुई सोने का सैंडल तुम्हारे लिए, क्योंकि अब मेरे जीवन के 100 साल पूरे हो गए, इसलिए मुझ सैंडल के पेड़ को इस जादुई नदी में समाना होगा। मगर जब भी तुम इस जादुई सैंडल से जितने भी सैंडल मांगोगी, ये तुम्हें देगा। अब तुम्हें जाना होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में ये नदी गायब होने वाली है। दोनों बहनें जल्दी से नाव में बैठकर सभी सैंडल्स को लेकर किनारे पर आ जाती हैं, जिसके बाद जादुई नदी सैंडल के पेड़ के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मगर जाते जाते दोनों अनाथ बहनों का जीवन आबाद कर जाती है।